नमस्कार दोस्तों। जलवायु विज्ञान में हम लोग पिछली क्लास देखे थे अक्षांशीय ताप संतुलन पे, और हमने देखा था कि जो 0 से 40 डिग्री अक्षांश तक या मध्य अक्षांश के लगभग आधे भाग तक तापमान ज़्यादा प्राप्त होता है पृथ्वी को, और 40 से 90 डिग्री के अक्षांश तक तापमान कम प्राप्त होता है पृथ्वी को। लेकिन जो पार्थिव विकिरण होता है वो दोनों गोलार्धों में लगभग एक समान होता है पूरी पृथ्वी पर। 0 से 40 के बीच में जितना प्राप्त होता है सूर्य तप, उससे कम हो जाता है पार्थिव विकिरण। लेकिन 40 से 90 डिग्री के अक्षांश में देखा जाएगा तो सूर्य तप जितना प्राप्त होता है उससे ज़्यादा पार्थिव विकिरण हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं मिलती है कि 0 से 40 डिग्री के मध्य में लगातार गर्मी बढ़ती रहे, और ना ऐसा मिलता है कि 40 से 90 डिग्री के मध्य में लगातार तापमान गिरता है यानी माइनस में हो। 40 से 90 के बीच में ना तो लगातार ठंडी हो रही है, माइनस में जा रहा है तापमान, और ना ही 0 से 40 डिग्री तक लगातार तापमान में वृद्धि ही हो रही है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि प्रकृति तापमान को क्या करती है, मेंटेन कर रखती है, बैलेंस बना के रखती है, और इस मेंटेनेंस के लिए तापमान का स्थानांतरण होता है। 0 डिग्री से 40 डिग्री से तापमान ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाता है यानी उच्च अक्षांशों में जाता है, और वहाँ पर जो अधिक पार्थिव विकिरण हो गया तापमान का, उष्मा का, उसको रिकवर कर देता है। और ये कार्य करने के लिए दो एक्सपर्ट लगे होते हैं। पहला पवन यानी विंड्स जो वायुमंडलीय परिसंचरण है, और दूसरी जलधाराएं जो समुद्रों में चलती हैं, ठंडी गर्म जलधाराएं। वो आप समुद्र विज्ञान मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे समुद्री जलधाराओं के बारे में बहुत अच्छे से 3 क्लासेज में मैंने डिटेल में दिया जानकारी, आप देख लीजिएगा। तो लगभग 75% उष्मा का स्थानांतरण पवनों द्वारा किया जाता है, और 25% उष्मा का स्थानांतरण समुद्री जलधाराओं द्वारा किया जाता है, और जो कमी रहती है उच्च अक्षांशों में तापमान की, उस कमी को पूरा कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई थी तापमान के जो अक्षांशों पे जो तापमान की स्थितियां हैं उनके लिए, यानी अक्षांशीय ताप संतुलन या लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। आज जो हम बात करेंगे, पूरे तापमान के चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया, लगभग सारे हिस्से को हमने किया है, लेकिन इसमें हमने कहीं पे ये चर्चा नहीं किया है कि किसी स्थान पे तापमान कम या ज़्यादा क्यों होगा, उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक होंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग बना लीजिएगा कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। लिख लीजिए, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पिछली क्लास में अक्षांशीय ताप संतुलन हमने पढ़ा, और अक्षांशीय ताप संतुलन में हमने देखा था कि अक्षांश किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। तो नंबर 1 आप उन्हीं का नाम लिख लीजिए, अक्षांश। ठीक है, ये कैसे प्रभावित करते हैं? तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, अक्षांश वो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं प्रमुख रूप से। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ, सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इसके बीच में तो सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा, तो यहाँ के स्थानीय तापमान में भी आप अधिकता देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर आते हैं, 90 डिग्री अक्षांश, ये जो ध्रुव है, इस क्षेत्र में आते हैं, तापमान में गिरावट आने लगती है। क्यों गिरावट आती है? तापमान कम होने लगता है। वो इसलिए गिरावट आती है तापमान में क्योंकि सूर्य की किरणें ही लंबवत नहीं पड़ रही हैं, यानी तिरछी पड़ रही हैं, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो तापमान यानी सूर्य तप कम प्राप्त होगा। अगर सूर्य तप कम प्राप्त हो रहा है तो उस क्षेत्र की उष्मा या तापमान में भी कमी होगी। ठीक है, तो जैसे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है ये। अगर किसी एक फैक्टर पे अगर आपको लगाना हो तो अक्षांश रेखाओं पे लगा दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ध्रुवीय क्षेत्र से की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, तापमान में गिरावट आने लगेगी। वो इस वजह से क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी होती जाएंगी। जितना हम ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्य की किरणें उतनी तिरछी पड़ती जाएंगी। दूसरा कारक है ऊंचाई, जो तापमान को प्रभावित करता है, यानी ऊंचाई की वजह से भी तापमान में अधिकता या कमी मिलती है। आपको मैंने वायुमंडलीय संरचना में बताया था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। किस दर से गिरावट आती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इस रेट से ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। वो बात अलग है कि मैंने तापमान के वितरण में ही आपको बताया था कि ऊंचाई के साथ कहीं कहीं तापमान में वृद्धि भी होती है, उसे तापमान व्युत्क्रमणता कहते हैं। वो स्थितियाँ कभी कभी की हैं, तो इसलिए हम उसे यहाँ नहीं देखेंगे। ठीक है, वो कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है, लेकिन सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। अब बताइए कि कोई स्थान घाटी पे यहाँ पे है, इस पर्वत की ऊंचाई 5 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ ये जो घाटी है इसकी, यहाँ पे तापमान, अगर यहाँ पे तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहाँ पे? इस जगह के तापमान,
तो अब आप ऊंचाई पे, और किसी ने जा करके यहाँ पे अपना घर बना लिया 4 किलोमीटर पे, यहाँ पे उसने अपना मकान बना लिया 4 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी 4000 मीटर की ऊंचाई पे उसने मकान बनाया पर्वतों पर। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर पे तापमान गिरता है। तो 4 किलोमीटर पे कितना तापमान गिर जाएगा? 27 डिग्री तापमान यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस 27 डिग्री तापमान होने का मतलब हो गया कि 40 में से आप 27 डिग्री घटा दो तो कितना हो जाएगा? 13 डिग्री तापमान यहाँ पर मिलेगा और 40 डिग्री तापमान यहाँ पर है। तो ऊंचाई, स्थान वही है, जगह वही होगी, बस फर्क आ गया कि वो स्थान जहाँ आप किसी ने घर बनाया वहाँ का जो ऊंचाई है सतह से, समुद्र तल से, वो ऊंचाई 4 किलोमीटर की होगी, यानी 4000 मीटर की ऊंचाई पे है। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया, इतनी ऊंचाई पे घर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप 500 मीटर की भी ऊंचाई पे घर बना लेते हो किसी पठार पे या पर्वत पे या पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ भी तापमान में गिरावट आ जाएगी। तो एक ही अक्षांश पे दो जगहों का दो तरीके का तापमान हो सकता है यदि ऊंचाई डिफरेंट है तो। ठीक है, अगला फैक्टर है स्थल और जल का असमान वितरण। स्थल और जल का असमान वितरण। स्थल और जल के असमान वितरण का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर सतह पर 70% भाग पर जल है, 30% भाग पर स्थल है। दशमलव के आगे पीछे कोई अंक होगा तो आप देख लीजिएगा। लेकिन सामान्यतः 70% क्षेत्रफल पे अगर महासागर हैं, जलराशियां हैं और 30% भाग पर स्थल हैं, दिन में तो स्थल गर्म हो गए और महासागर अभी देर से गर्म होंगे। लेकिन जब रात हुई तो पार्थिव विकिरण के दौरान स्थलीय भाग अपनी ऊष्मा छोड़ चुके हैं, ठंडे हो गए। लेकिन रात में महासागर में थोड़ी सी गर्मी है, क्यों? क्योंकि वो देर से गर्म होगा। तो जब वो उसमें गर्मी है, ऊष्मा है और स्थल भाग की सारी ऊष्मा निकल गई पार्थिव विकिरण के माध्यम से, तो फिर स्थल ठंडा, महासागर गर्म। तो अब महासागर से ऊष्मा कहाँ आएगी? स्थल की ओर आएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आगे बढ़ती है। तो अब महासागर जो है वो स्थल भाग के तापमान को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो स्थल और जो जल है इसके असमान वितरण से भी किसी स्थान का तापमान प्रभावित होता है। अगला कारक है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं मैंने पढ़ाया है समुद्र विज्ञान में, ओशनोग्राफी में, और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। महासागरीय धाराएं होती क्या है कि महासागरों में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली एक जलराशि है जो लगातार बहती रहती है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसे महासागर है, ये अटलांटिक की ही संरचना आपको लग रही होगी, ये स्थल भाग है और ये महासागर है, ये विषुवत रेखा। अब यहाँ पे क्या होगा कि विषुवत रेखा पे तापमान अधिक है, तो यहाँ पे जो जल होगा वो गर्म होगा ना। तो जल ऐसे गति करता है, ऐसे यहाँ तट से टकराया और फिर टकराए, और जब सामने से अवरोध आ जाएगा तो जलराशियाँ, बहता हुआ पानी जब जा रहा है, अचानक से आगे कोई अवरोध आ जाए तो वो दोनों तरफ मुड़ जाएगा या किसी एक तरफ मुड़ जाएगा। तो ये गर्म जल है जो जल नदी की तरह बह रहा है समुद्रों में, महासागरों में, यहाँ तट से टकरा करके ये अपनी दिशा मोड़ देगा ऐसे। अब उच्च अक्षांशों में सीधे जा रहा है, और जब यहाँ पे पहुँचेगा तो भाई ये गर्म जल है, जबकि यहाँ का अक्षांश क्या होगा? 40 डिग्री से अपर अक्षांश हो गया, उच्च अक्षांश होगा। तो यहाँ तापमान सूर्य तब तो कम प्राप्त हो रहा है, तापमान तो कम होना चाहिए। लेकिन जब ये गर्म धाराएं पहुंच जाएंगी यहाँ पे, तो यहाँ का तापमान क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अब यहाँ से जब ये धाराएं वापस लौटती हैं ध्रुवीय क्षेत्र से ऐसे, तो फिर ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही हैं, ये गर्मी जो है इनकी इन क्षेत्रों में अवशोषित कर ली जाएगी। लेकिन जब ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंची हैं तो अब ये ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी होकर के जब वापस लौटेंगी इस तट के सहारे, तो यहाँ तापमान, यहाँ जब पहुँचेंगे तो भले ही ये विषुवत रेखा के क्षेत्र में है जहाँ पे सूर्य की किरणें खूब पड़ रही हैं, लेकिन वो जलराशियाँ ठंडी हैं। तो जब यहाँ पे जो तापमान है स्थलीय भाग का, वो तापमान वो ठंडी जलराशि जो है अपने अंदर ले लेंगी, तो यहाँ का तापमान ये गिरा देंगी। तो जो समुद्री जलधाराएं होती हैं वो क्या करती हैं? तापमान को प्रभावित करती हैं किसी स्थान। जैसे आप गल्फ स्ट्रीम का नाम तो सुने होंगे ना, जैसे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पे चलने वाली गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा क्या करती है? ऊपर जब जाती है कनाडा क्षेत्र में, तो कनाडा के आसपास का तापमान कम रहता है, लेकिन ये गल्फ स्ट्रीम है, गर्म है ये जलधारा, तो वहाँ तापमान सामान्य जो मिनिमम है उसको थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। ऐसे एक धारा है पेरू। पेरू ठंडी धारा है। पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पे चलने वाली प्रशांत महासागर की धारा है, ठंडी धारा है। जबकि पेरू का अक्षांश देखा जाए तो उष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन वहाँ का तापमान निम्न होता है, वो इस धारा के कारण। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा हो गई और पेरू की ठंडी धारा एग्जाम्पल है।
और इन धाराओं को और डिटेल में देखना है, मैंने तीनों महासागर की धाराओं को बहुत बढ़िया से कराया है ओशनियोग्राफी में, ठीक है, देख लीजिएगा वहाँ से। अगला फैक्टर है पर्वतीय अवरोध, जो क्या करता है, किसी स्थान तापमान को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कोई ठंडी वायु है, ठंडी वायु, इसने अपना टारगेट फिक्स किया कि किसी स्थान पे जाऊंगे और वहाँ गर्मी है ना, वहाँ ठंडी करके आऊँगी, क्योंकि ठंडी वायु है तो ठंडा तो कर ही देगी जहाँ जाएगी। अब ये निकल पड़ी, किधर जा रही है, यहीं पे एक पर्वत खड़ा है। अब ये मजबूर हो गई कि अब पर्वत के उस पार कैसे जाऊँ, नहीं जा सकती है। तो अगर ये पर्वतीय अवरोध है तो यहाँ गर्मी है, अगर ये पर्वतीय अवरोध हटा दिया जाए तो ये हवाएं सीधा वहाँ पहुँचेंगी और वहाँ के तापमान को गिरा देंगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आपके पास है हिमालय क्षेत्र। हिमालय के होने से भारत के उत्तरी भागों में ठंडी समझ लीजिए सामान्य रहती है। क्यों? क्योंकि मध्य या उत्तरी एशिया से जो ठंडी वायु आती है वो हिमालय रोक लेता है उनको। ऐसे विश्व में तमाम पर्वत हैं जो उस पर्वत के दूसरी तरफ सामान्य तापमान बनाए हुए हैं और पर्वत के इस तरफ ठंडी वायु राशियाँ आकर के बेचारी रुक जाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती हैं, ठीक है। तो जो पर्वतीय अवरोध होता है वो भी कहीं ना कहीं तापमान को प्रभावित करता है, तापमान को निश्चित बनाए रखने में योगदान देता है। अगला है धरातल की प्रकृति। धरातल की प्रकृति, देखिए ये मेंस के लिए बड़ा बढ़िया सवाल यहाँ पे बनता है कि तापमान को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पे चर्चा कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, और पीसीएस में सीधा सीधा पूछ लेगा कि तापमान को पर्वतीय अवरोध या इनमें से किसी भी एक कारक पे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। 150 शब्दों में या 75 शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटे प्रश्न एक कारक को लेकर के छोटे प्रश्नों को बनाया जा सकता है। अगला क्या है, धरातल की प्रकृति और रंग। आप देखते होंगे जो गाढ़े रंग की धरातल हैं, जैसे काली मिट्टी हो गई, जो गाढ़ा रंग होता है वो प्रकाश का एब्जॉर्बेशन अधिक करता है, और जो हल्के रंग होते हैं वो प्रकाश को कम अवशोषित करते हैं। इस वजह से अगर मृदा यानी चट्टानों की रंग अगर काला है, गाढ़ा रंग का चट्टान है, तो वहाँ का तापमान अधिक हो जाएगा। हल्के रंग के चट्टानीय क्षेत्र में या धरातल पे तापमान कम होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को अवशोषित ही नहीं करते, बहुत कम अवशोषित करते हैं, तो उसी हिसाब से तापमान में भी कमी आएगी। उच्चावच अगर देखा जाए, रिलीफ, तो उच्चावच भी कहीं ना कहीं तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई पर्वतीय या पठारी क्षेत्र है, सूर्योदय यहाँ से हुआ सन, तो सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में तो सीधा पड़ रही हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसा उच्चावच है कि इसके विमुख, इसको बोलते हैं अभिमुख ढाल, सूर्य के अभिमुख ढाल या सम्मुख ढाल भी बोला जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में विमुख सम्मुख आप पढ़ते होंगे। तो ये अवरोध जो है, ये जो उच्चावच है, ये क्या कर रहा है कि सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में पड़ रही हैं, यानी सम्मुख ढाल पर। सम्मुख ढाल पर तापमान अधिक होगा, लेकिन इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ विमुख ढाल पर तापमान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो उच्चावच भी प्रभावित करते हैं। अब ये सूर्य के सम्मुख पड़ता है, सूर्य के सामने ही पड़ता है, तो यहाँ तापमान अधिक होगा। तो अगर कहीं पे किसी क्षेत्र में ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे आपको स्थानीय स्तर पे पहाड़ी के उस पार अधिक तापमान, इस पार कम तापमान, इस तरह की घटनाएं आपको मिल जाती हैं। तो तापमान ये अक्सर उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होगा, क्योंकि पहाड़ियों की संख्या उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल ही कम है। तो जो उच्चावच होते हैं कहीं ना कहीं स्थानीय तापमान को ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तापमान के वितरण को। एक और है संवहन धाराएं, और एक और है संवहन धाराएं एवं विक्षोभ। संवहन धारा क्या होती है कि कोई स्थल, मान लीजिए सूर्य का सन है ये, और ये धरातल है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है लंबवत, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, तो धरातल गर्म होगा, और गर्म होने के बाद में क्या करेगा, रेडिएशन निकालेगा, पार्थिव विकिरण। और ये चूंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य भी लगातार नज़र रखा है, और लगातार सतह गर्म हो रही है, और लगातार क्या कर रही है, पार्थिव विकिरण भी निकल रहा है, ठीक है, लगातार पार्थिव विकिरण भी निकल रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है कंटिन्यूअस प्रक्रिया होगी ये पार्थिव विकिरण की किसी क्षेत्र में, तो ये एक संवहन का रूप ले लेगी, इसी को बोलते हैं संवहन धारा। यानी वायु का गर्म होके लगातार ऊपर उठने की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
संवहन कहलाती है। अब अगर ये लगातार संवहन चलेगा तो नीचे जो धरातल की गर्मी है इसको वायुमंडल में पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। ये वायुमंडल है अगर, तो धरातल की जो गर्मी है लगातार वायुमंडल में पहुंचेगी, तो वायुमंडल का तापमान भी अलग होगा, और जो पार्थिव विकिरण हो रहा है अगर, तो फिर धरातल का जो तापमान है वो लगातार कम भी तो होगा। तो जिन क्षेत्रों में संवहन धाराएं चलती हैं उन क्षेत्रों का तापमान अगर दिन में अधिक है तो रात में न्यूनतम भी होगा। ये मैंने जो तापमान व्युत्क्रमणता आपको पढ़ाया है वहाँ पे मैंने बताया था कि धरातल का तापमान कम हो जाता है, वायुमंडल का तापमान अधिक हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि संवहन धाराएं जो चलती हैं वो धरातल के तापमान को लगातार वायु गर्म होकर के ऊपर उठती रहती है, और फिर सतह पर जो उष्मा होती है वो सारी उष्मा खत्म हो जाती है। तो एक समय पर आपको किसी स्थान पे सतह ठंडी मिल सकती है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद दिन में वो सतह सबसे ज़्यादा गर्म भी मिल सकती है। तो संवहन धाराएं भी कहीं ना कहीं क्या करती हैं, तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। तो ये वो आखिरी पॉइंट था जो तापमान वाले चैप्टर में हमको पढ़ना था। ठीक है, और तापमान का ये चैप्टर औपचारिक रूप से कंप्लीट होता है। इसके हर पहलू को मैंने देखा है, बताया आपको, और सारी क्लासेस देख करके उम्मीद है कि टेम्परेचर से संबंधित प्री मेंस किसी भी तरह के एग्जाम में आप प्रश्नों को गलत तो नहीं करेंगे यदि आप सही से देख लेते हैं वीडियोज़ को तो।